कहूँगा पढ़ लो भाई, उसमें दिक्कत आ रही है जो दूसरा वाला सॉफ्टवेयर है उसमें, और क्या। चलो, आवाज आ रही है? इस ब्राउजर के अंदर जो है वो आपको थोड़ा सा चौड़ा नजर आएगा, बट क्लास होना इंपॉर्टेंट है। आपको जो रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा उसके अंदर आपको वही नॉर्मल साइज का मिल जाएगा। और जो अभी क्लास जिसमें वॉइस नहीं आ रही थी उसमें टेक्निकल टीम काम कर रही है। तो जैसे ही वो शॉर्ट आउट होगा फिर से अपन पुराने वाला जो फॉर्मेट है उसी में क्लास चालू कर देंगे, है ना। तो फिलहाल आपको दिखने में भले ही चौड़ा चौड़ा नजर आए, बट नजर आ रहा है और आप समझें चीजों को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा और खराब कर देंगे फिर फालतू में आज की क्लास होगी नहीं, इससे अच्छा अपन थोड़ा बहुत पढ़ के चले। ठीक, चलो। तुम्हारा कोई ग्रुप वगैरह है तो उसमें मैसेज डाल देना है भाई क्लास चालू हो गई है, ठीक है। तो देखो, मैंने डेंजर प्लेट की और बारबेड वायर की बात करी थी। डेंजर प्लेट और बारबेड वायर आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। इस वायर, इसके पोल के चारों ओर लपेटा हुआ ये रहा बारबेड वायर भी, डेंजर प्लेट है पोल पे लगाई हुई। और किसी पर्टिकुलर एरिया के चारों ओर भी दीवार करके डेंजर जो है वो लिखा जा सकता है। अब मैं बात करूं यहाँ पर वी गार्ड्स की, तो मैंने क्या कहा था कि लाइन के जो है वो आपको नीचे की तरफ जाली जैसे तार नजर आएंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये इसे कि आपको आसमान में यहाँ पर नजर आ रहे होंगे ये ताली जैसे तार। तो ये पोल है, देखो पोल। इस पोल के अंदर देखो आप लोगों को ये एक नीचे क्रॉस आर्म ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। इस पोल के पीछे वाला पोल छोटा है साइज में, ये बड़ा है क्यों? क्योंकि ये फोटो ट्रेन से ली हुई है, मैंने खुद ने ली है ये फोटो। और आई वॉज ट्रेवलिंग, किसी दूसरे सेंटर पर क्लास लेने के लिए जा रहा था मैं। तो ये जो टावर है, ये जो लाइन है एक्चुअल के अंदर, ये वोल्टेज बहुत कम है इसका, बट चूंकि रेलवे लाइन को क्रॉस करना है तो इस टावर की हाइट काफी ज्यादा बनानी पड़ी। और ये लाइन टूट करके गिरी तो ट्रेन को दिक्कत हो सकती है, बिजी रूट है। तो नीचे की तरफ यहाँ पर एक चौड़ा वायर, एक चौड़ा क्रॉस आर्म बनाया गया। और इस क्रॉस आर्म से देखो लगातार पूरा लंबा एकदम जो है वो जालियों मतलब तारों का एकदम जाल सा जो है वो बनाया गया है ताकि ये टूट करके नीचे ना गिरे। इस वाले को अपन वी गार्ड्स कहते हैं। तो ये वी गार्ड्स इसी को कहते हैं जो मैंने वहां पर शो किए हैं आप लोगों को। क्लियर है सबको? तो ये वाला वी गार्ड्स है, वी गार्ड्स। वी गार्ड्स, क्लियर? तो मैंने आपको कहा था कल की क्लास के अंदर कि मैं इमेजेस दिखा दूंगा, तो मैंने यहाँ पर इमेजेस दिखा दिए हैं, जिसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। चलो, अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ नए टॉपिक की जो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हेडिंग नंबर 6, हेडिंग नंबर 6, दैट इज सैग एंड टेंशन। सैग एंड टेंशन, हाँ पता है भाई, जूम है मुझे पता है। तो सेकंड टेंशन के बारे में अगर अपन बात करें तो पहले तो अपन इस हेडिंग को पिछली हेडिंग से जोड़ना सीख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि अपन हर हेडिंग को पिछली हेडिंग से जोड़ करके सीखेंगे, है ना।
भाई अगर कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है तो तुम लोग कमेंट में एक दूसरे की मदद कर लेना, है ना। जैसे मनीष कह रहा है कि स्क्रीन को फिट कर लो, हो जाएगा। हाँ, स्क्रीन को फिट करने से हो जाएगा। मैं ऑलरेडी स्क्रीन से इतना नीचे लिख रहा हूं, ऑलरेडी स्क्रीन से 5 अंगुल नीचे की तरफ ही लिख रहा हूं, और नीचे से भी मैं स्क्रीन को 5 अंगुल छोड़ करके ऊपर की तरफ लिख रहा हूं, 6 अंगुल छोड़ करके। तो फिट टू स्क्रीन वाला कौन सा सीन है वो आप जो कह रहे हैं वो कर लेना, उससे आपको सही दिख जाएगा। पहले अपन सेकंड टेंशन का पिछली हेडिंग से कनेक्शन सीखते हैं, फिर अगली हेडिंग से अपन बात करेंगे। जो अभी अभी लाइव आए हैं, मैंने भाई शुरुआत में यही बोला है कि ब्राउजर आज चेंज किया था। पिछली जो ये इशू अभी आ रहा है, अभी वाला इशू, इसको दूर करने के लिए एक दूसरे ब्राउजर में क्लास करी थी, उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रही है। उसमें वीडियो सही आ रहा है पर ऑडियो क्लियर नहीं है, और इसके अंदर वीडियो जूम इन आ रहा है, ऑडियो सही है। तो अभी अपनी क्लास कंटिन्यू हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर काम हो रहा है, आप चिंता ना करिए, सही हो जाएगा। छोटी मोटी टेक्निकल एरर कभी कभार आ जाती है, वो जब यहाँ से समझ में नहीं आ पाती तो फिर ऊपर हायर ऑथोरिटीज के पास में जाती है, तो वहां से हो जाएगा, है ना। तो आप चिंता ना करें, समझे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो सेकंड टेंशन के अंदर अपन पिछली हेडिंग से कनेक्शन देखे। देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड लाइन काफी दिन से चल रहा है, तो अपन इसको एक बार थोड़ा सा फ्लो में ले आते हैं। पिछले सेशन के अंदर अपन ने मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड लाइन ओवर कर लिया। अब ध्यान से सुनना, हम ट्रांसमिशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, हेडिंग नंबर 6 हमारा आ चुका है, 5 हेडिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली हेडिंग में हमने ये डिस्कस किया हम ट्रांसमिशन क्यों कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कर रहे हैं, ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। दूसरी हेडिंग में सिंगल लाइन डायग्राम में पूरे पावर सिस्टम के स्ट्रक्चर को सीख लिया, ढांचे को सीख लिया, ईच एंड एवरीथिंग। फिर हमने कहा कि उस पूरे स्ट्रक्चर में इस चैप्टर में क्या पढ़ना होता है, इस चैप्टर में ट्रांसमिशन। तो हमने कहा कि भाई ट्रांसमिशन की शुरुआत कहां से होती है, वोल्टेज को स्टेप अप करने से, जनरेशन के जस्ट बाद। तो वो क्यों किया, हेडिंग नंबर 3 में सीखा। स्टेप अप करने के बाद में अब पावर को ट्रांसमिट करना है। पावर ट्रांसमिट करने के लिए क्या चाहिए, एक ट्रांसमिशन सिस्टम। कौन सा, हेडिंग नंबर 4 में पढ़ा। ट्रांसमिशन सिस्टम डिसाइड हो गया कि हाँ ये ट्रांसमिशन सिस्टम काम में ले लो। फिर अपन ने कहा उस सिस्टम के लिए एक लिस्ट बना करके दी कि ये सामान चाहिए उस ट्रांसमिशन सिस्टम को करने के लिए। 5 नंबर हेडिंग में वो सारे सामान खरीद के ले आए, टावर खरीद के ले आए, कंडक्टर खरीद के ले आए, क्रॉस आर्म खरीद के ले आए, सब कुछ, सारा मटेरियल, रॉ मटेरियल हम खरीद के ले आए। अब क्या करना है, अब लाइन को बनाना है, लाइन को खड़ा करना है, कंडक्टर खींच के बांधने हैं। ये सारा काम, लाइन को खड़ा करने का डिजाइन से रिलेटेड काम सारा किसमें आएगा, सैग और टेंशन के अंदर आएगा। तो क्या आपको इस टॉपिक का कनेक्शन समझ में आ गया पिछले टॉपिक से, तो थम्स अप करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाएं, बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस। क्लियर। बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहला डेफिनेशन अपन डिस्कस करने वाले हैं, कैटेनरी के बारे में। कैटेनरी लिखिए, इसके अंदर हेडिंग लगाएं कैटेनरी। कैटेनरी में लिखिए, ए लाइन कंडक्टर ऑफ, ए लाइन कंडक्टर ऑफ a line conductor of uniform cross section a line conductor of uniform cross section
and perfectly flexible uniform cross section and perfectly flexible stretched between two supports, stretched between two supports, hanging freely under the influence of hanging freely under the influence of its own weight, under the influence of its own weight, takes a form of curve, takes a form of curve known as catenary. फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूं, मैच कर लेना. A line conductor of uniform cross section, and perfectly flexible, stretched between two supports, hanging freely under the influence of its own weight, under the influence of its own weight, takes a form of curve known as catenary. Takes a form of curve known as catenary. Takes a form of curve known as catenary. नेक्स्ट लिखिए स्पैन, SPAN. स्पैन. स्पैन. स्पैन में लिखिए द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन two adjacent supports. The horizontal distance between two adjacent supports. Horizontal distance between two adjacent supports is known as span. The horizontal distance between two adjacent supports is known as span. नेक्स्ट लिखिए सैग. सैग में लिखिए द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन the vertical distance between the line joining the vertical distance between the line joining the line
joining two adjacent supports vertical distance between the line joining two adjacent supports and the maximum point of deflection and the maximum point of deflection maximum point of deflection maximum point of deflection is known as sag. Is known as sag. सैग के फॉर्मूले की बात करें तो डेल इज इक्वल्स टू WL स्क्वायर अपॉन HT होता है. काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये और डिफाइन भी करना है यहां पर. वेयर W क्या है? वेट ऑफ कंडक्टर है. वेट ऑफ कंडक्टर और ये किलोग्राम पर मीटर में होगा. दूसरा आपका L जो है वो स्पैन होगा मीटर में और T जो है वो आपका वर्किंग टेंशन है किलोग्राम में. वर्किंग टेंशन है किलोग्राम में. इसको नोट करें, फिर अपन इस डेफिनेशन को समझते हैं. जो तीनों डेफिनेशन लिखी है उसको अपन समझते हैं. क्या है इस चैप्टर में, क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, इस डायग्राम से अपन क्या समझने वाले हैं, ये सारी बातें लिख लिया हो तो थम्स अप करना. फिर इसको समझ लेते हैं. जिन लोगों ने अभी अभी पावर सिस्टम लिया है वो एक बार मुझे मैसेज जरूर करें बाबा, पर्सनली व्हाट्सएप पे. सबको मेरे नंबर दिए हुए हैं और जिनके पास में नंबर नहीं है वो क्यों नहीं है, तुम लोगों ने वीडियो क्यों नहीं देखे होंगे वीडियो तो उसमें आपको नंबर जरूर मिला होगा. तो जिसने भी पावर सिस्टम अभी लिया है इन रीसेंट डेज, है ना, वो एक बार मुझे मैसेज करे. जिन्होंने मेरे को कर दिया है ठीक है, डन है, मैंने उनके नंबर सेव कर लिए. जिन्होंने नहीं किया है मैं चाहता हूं कि वो मुझे मैसेज कर दे, मैं उनके नंबर सेव कर लेता हूं ताकि नियर बाय फ्यूचर में अगर आपको कोई डाउट रहता है आप मुझे मैसेज करो तो मुझे पता रहे कि हाँ आपने कोर्स लिया है, तो मैं आपको रिप्लाई कर पाऊं टाइम से. और दूसरी बात ये कि आप मुझे मैसेज कर देंगे तो आइडिया भी हो जाएगा मेरे को कि भाई हाँ किस किस ने लिया है कोर्स, कहाँ कहाँ तक गया है. तो एक जनरल फीडबैक के लिए मेरे लिए, तो आप आशा है कि मुझे मैसेज कर देंगे. चलिए कॉपी कर लिया. आप समझते हैं. 3 डेफिनेशन है जो समझनी है. पहले है कैटनरी. आसान शब्दों में कहें तो क्या है कैटनरी? अपन ने थ्योरी में तो बहुत लंबी चौड़ी अंग्रेजी लिखी है. असल में अगर मैं कहूं कि कैटनरी है क्या, तो दो सपोर्ट के बीच में कंडक्टर को जब लटकाएंगे, अब ये तो मार्कर है तो अब ये तो टाइट है ना, तो ये तो सीधा दिखेगा तुम लोगों को, मगर दो सपोर्ट्स के बीच में जब कंडक्टर को लटकाएंगे तो वो एक ऐसे आकार ग्रहण करेगा. जैसे मान लीजिए आप यहां देख पा रहे हैं तो ये दो सपोर्ट्स हैं. इन दोनों लाइन सपोर्ट्स के बीच में इस कंडक्टर को लटकाया गया है. तो इस कंडक्टर ने एक हेमीस्फेरिकल शेप कैरी किया है. इसी शेप को हम क्या कहते हैं? कैटेनरी कहते हैं. इस शेप को अपन क्या कहते हैं? कैटेनरी कहते हैं. दो सपोर्ट्स के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं? स्पैन कहते हैं. सिंपल सी डेफिनेशन. कैटेनरी इस आकार को कहते हैं, स्पैन इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कहते हैं. सैग कैसे कहते हैं? सैग कहते हैं इस दोनों पोल को जोड़ने वाली ये जो लाइन है इससे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का पॉइंट यानी अधिकतम झुकाव बिंदु. कहां अधिकतम झुकाव है? सर यहां अधिकतम झुकाव है दादा, इससे ज्यादा तो झुकाव हमें कहीं नजर नहीं आ रहा. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सबसे ज्यादा झुका है, तो इससे इन दोनों पोल को जोड़ने वाली लाइन के बीच की जो वर्टिकल दूरी है, इस बीच की वर्टिकल दूरी को अपन क्या कहेंगे? सैग कहेंगे. समझ में आ गई बात? दो पोल को जोड़ने वाली लाइन से, दो पोल को जोड़ने वाली लाइन से
चालक के अधिकतम झुकाव बिंदु तक, चालक के अधिकतम झुकाव बिंदु तक की वर्टिकल दूरी सैग कहलाती है, सैग कहलाती है। 3 डेफिनेशन हो गई, खत्म। अब इस सैग का फॉर्मूला है, एक डेरिवेशन से निकलता है, डेरिवेशन आपको नहीं पूछी जाएगी, आप चिंता ना करें, पर अपन फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे। डेल सैग को रिप्रेजेंट, कई किताबों में एस भी लिखा मिलता है, अपन डेल से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल बराबर डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 80। डब्ल्यू क्या है? कंडक्टर का वेट। यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा गलतियां यूनिट याद नहीं रखने से होती एग्जाम में। तो चालक का वेट किलोग्राम पर मीटर में ही लेना है, स्पैन मीटर में ही लेना है, और टी वर्किंग टेंशन है, इसमें वायर में कितना खिंचाव पैदा किया है वो किलोग्राम के अंदर रहेगा। सर इस टेंशन का यूनिट तो किलोग्राम में होता नहीं है, कुछ और होता है। देखो किसी भी चीज का यूनिट कुछ भी हो, बाकी सब छोड़ो तुम, वजन का और टेंशन का यूनिट सेम मिलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कटने वाले हैं। रिजल्ट सिर्फ मीटर में आएगा, तो किलोग्राम अपॉन मीटर यहां है, मीटर स्क्वायर से किलोग्राम अपॉन मीटर कटेगा तो ऊपर मीटर बचेगा, और ऊपर वाले किलोग्राम से नीचे वाला किलोग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया सैग का। अब सर हम आगे क्या सीखने वाले हैं? हम ये सीखने वाले हैं कि ये जो सैग का फॉर्मूला, ये तो साधारण सैग है। अब क्या हुआ कि इस कंडक्टर के ऊपर समय के साथ में बर्फ गिरने लगी, बर्फीले इलाके में बर्फ गिरने लगी, बर्फ जम गया, और हवा चलने लगी, तो कंडक्टर ऐसे झूलने लग गया। तो कंडक्टर पर बर्फ गिरने और हवा चलने की वजह से क्या असर पड़ता है, ये अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो केवल कंडक्टर का क्या वजन का असर पड़ता है वो तो देख लिया। कंडक्टर के वजन के बाद अपन अब देखते हैं कि इसके ऊपर बर्फ का वजन किस तरीके से पड़ता है और हवा का वजन कैसे पड़ता है। इसीलिए हेडिंग का नाम लिख रहे हैं लोडिंग ऑन कंडक्टर, लोडिंग ऑन कंडक्टर। चालक पर भार किस प्रकार से या किस अनुरूप दिया जाता है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। लोडिंग ऑन कंडक्टर, लोडिंग ऑन कंडक्टर में पहला हेडिंग आता है, पहला हेडिंग आता है कंडक्टर वेट। ध्यान से देखिएगा, कंडक्टर वेट। कंडक्टर का वेट का मतलब सर, अरे भाई किसी भी कंडक्टर को लटकाओगे तो सर्वप्रथम उस पर जो वजन है वो अपना खुद का होगा, जिसकी वजह से वो नीचे खींचा चला जा रहा है। जैसे वायर है, छोड़ोगे तो कहां गया? नीचे की तरफ गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि चालक का भार गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसे जमीन के नजदीक जो है वो खींचता है। तो कंडक्टर का वेट, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा? इसको रिप्रेजेंट कर लिया डब्ल्यूसी से, डब्ल्यूसी से, डब्ल्यूसी से कंडक्टर का वेट। हेडिंग लगाइए लोडिंग ऑन कंडक्टर, उसके अंदर कंडक्टर वेट। अच्छा ये डायग्राम बना लिया क्या आपने? ये डायग्राम भी बना लेना साथ साथ में, है ना? बिल्कुल कृति, एकदम सही बात। ये डायग्राम तुम्हें दिखाने के लिए नहीं है, तुम भी बना सकते हो। ये डिजाइन मत बनाओ, पर पोल तो बना ही सकते हो। चलो, लोडिंग ऑन कंडक्टर में कंडक्टर के वेट का मतलब क्या? कंडक्टर का वेट हमेशा ग्रेविटी की वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा, ऐसा अपन यहां लिखेंगे। इट एक्ट्स, इट acts vertically downwards due to gravity. It acts vertically downwards due to gravity. ग्रेविटी की वजह से कंडक्टर का वेट हमेशा वर्टिकली नीचे की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड्स लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा। क्लियर? दूसरा, दूसरा आता है आइस लोडिंग। आइस लोडिंग, आइस लोडिंग को रिप्रेजेंट किया डब्ल्यूसी से। अब कंडक्टर पर बर्फ जम गई। सर कंडक्टर पे बर्फ हमने तो ना देखी कभी जमी हुई। चिंता ना करो वत्स, चालक पर बर्फ भी जमा करके लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, एकदम पूरा जमा दिया है चालक को। ये देखो तुम, बर्फीले इलाकों से मैं चालक लेकर के आया हूं। चालक छोड़ो तुम, इंसान जम जाए, इतनी कपकपाने वाली ठंडी है, और उस ठंडी के अंदर ये आप देख पा रहे होंगे कंडक्टर के ऊपर क्या जम गया है? बर्फ जम गया है। तो कंडक्टर पर बर्फ जमने की वजह से कंडक्टर का वेट किस प्रकार हो जाता है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं।
एक और है फोटो, ये देखो, ये देखो, इसके अंदर कंपैरिजन दिखाया गया है। अगर आप ध्यान से देखें, अब दिखेगा ध्यान से आपको, ये देखो, यहां सूर्य देवता उगे हुए हैं और यहां चालकों के अंदर, अगर आप सैग नहीं देख पा रहे तो मैं और जूम इन कर देता हूं, चालकों के मध्य आप सैग देख पा रहे होंगे। ये कंडक्टर दो पोल के बीच की ये वर्टिकल डिस्टेंस है और ये झुकाव है, कंडक्टर इतना झुका हुआ है, इतना झोल है इस वायर में। मैं यहां पर ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, देखो, ये देखो, ये है वायर इस तरीके से झुका हुआ और ये इसका सीधा सीधा बांधते तो ऐसे होता। तो ये यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है, सैग है। आगे बात समझ में? अब हुआ क्या, अब जम गई बर्फ, बर्फ जम गई तो देखो बर्फ को ले आते हैं अपन, देखो ये इतना सा था, देखो फर्क देख रहे हो? मैंने क्या किया है, इमेज को शिफ्ट किया है, मार्कर मेरा वही है, इमेज को शिफ्ट किया है, इमेज को शिफ्ट किया है, मार्कर वहीं पर है, तो देखो सेम साइज है वो। अब देखो इस केस में, बर्फ के केस में देखो सैग ज्यादा है, देखो पहले कम था, अभी सैग क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अरे 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 अरे, देखो पहले कम था, अभी सैग देखो, अभी सैग क्या हो गया, ज्यादा हो गया, कंडक्टर इतना झुका हुआ है ऐसे दो पोल्स के बीच में। तो आप ये देख पा रहे हैं कि बर्फ जमने की वजह से सैग में वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर का वजन बढ़ेगा, बढ़ेगा तो वो नीचे की तरफ झुकेगा, और अगर नीचे की तरफ झुकेगा तो उससे सैग में क्या आएगी, वृद्धि होगी। क्लियर है इमेज? इमेज क्लियर है तो अपन आगे चले कंसेप्ट पे। डब्ल्यू सी से रिप्रेजेंट करते हैं इस लोडिंग को भी? नहीं भाई, डब्ल्यू आई से, डब्ल्यू आई, अच्छा डब्ल्यू सी लिख दिया क्या? इट इज डब्ल्यू आई, इट इज डब्ल्यू आई, आई फॉर आइस, आई फॉर आइस, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने जानबूझ के गलत लिखा था, मैं देख रहा था ये कौन पकड़ता है इस गलती को। शाबाश, शाबाश मयूर, वेरी गुड, नाइस ऑब्जर्वेशन। ये क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तो इसको जूम आउट कर देता हूं। ये तुम्हारे पास जब पीडीएफ आएगी ना, तो उस पीडीएफ में तुम्हें इसका कंपैरिजन जो है वो दिख जाएगा। पीडीएफ में तुम्हें इसका कंपैरिजन दिख जाएगा। इसको उधर ही पटक देता हूं, ऊपर ही। दिखने के हिसाब से ये लो, ये लो, जी भर के देखो। ठीक है साहब, अब मैं कर रहा हूं यहां पे डेरिवेशन। मुद्दे की बात, मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि ये चालक जो है ना वो ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, ऐसा कैसा, ऐसा है, और कंडक्टर कहाँ है? अरे ये कंडक्टर ही तो है, नहीं ये तो बर्फ है ना, अच्छा हाँ, ओहो ये तो बर्फ है, तो कंडक्टर कहाँ है? कंडक्टर यहाँ है, ओहो, बराबर दूरी पे है, बिल्कुल। तो ये मान लो कि ये जो येलो कलर का बना रखा है, ये मैंने बना रखा है कंडक्टर, और इस येलो कलर के कंडक्टर का एक डायमीटर है जो कि है डी। येलो कलर का कंडक्टर है, इसका डायमीटर कितना है, छोटा डी, छोटा डी। और जो अपना आइस का थिकनेस है, इसके ऊपर बर्फ जम गई है, बहुत ही बर्फ जम गई है, बहुत ही ज्यादा, टी थिकनेस। तो टोटल जो इसका साइज है वो हो जाएगा डी प्लस टू टी, डी प्लस टू टी। समझ में आ गई बात? क्लियर है सबको? अब मुझे बर्फ का वजन निकालना है, बहुत ही इजी स्टेप है, देखो ध्यान से सुनना कैसे निकालते हैं।
एकदम आराम से सुनना, मस्ती से, कोई चिंता वाली बात नहीं। कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर देना मेरे को। नंबर मेरे सबके पास में नहीं है, जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है, जिनको नहीं पता कि मेरे नंबर क्या है, 8209842985 ये अपने नंबर है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो आपने पावर सिस्टम का केवल इंडिविजुअल परचेज किया है, आपके दोस्त के रेफरेंस से परचेज किया है, या फिर आपने उड़ान बैच लिया है। पावर सिस्टम लेना था पर आपको लगा कि उड़ान लेना ज्यादा सही है, आपने उड़ान लिया है पूरा। ये नंबर सेव कर लो, सुमित सर, सुमित दादा, सुमित भैया, हैं जो भी तुम्हारी इच्छा हो, सुमित बाबा, ये आप नंबर सेव कर लें। कोई भी समस्या हो पावर सिस्टम से संबंधित इस नंबर पर मैसेज कर दें। कोर्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, कभी कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है, कोई बात नहीं, तब भी मैसेज कर देना, है ना। मैं हूं। मन नहीं लग रहा है, जी मचल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, रोने का मन कर रहा है, तब भी मैसेज कर देना, कोई समस्या नहीं। हर तरीके की समस्या का समाधान है अपने पास में। जैसे ही समय मिलेगा तुरंत आपसे संपर्क कर लूंगा मैं। अब बात करते हैं आइस लोडिंग की। बर्फ जम गई। अब जब बर्फ जम गई तो अपन पहले निकालते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या निकालेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो, let me change the color of marker. Cross section area. Let's reduce the thickness of pen. Cross sectional area with ice covering. बर्फ के साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है? तो भाई पाई आर स्क्वायर होता है, इसको डी से रिप्लेस कर दूंगा तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि आर जो है वो डी बाई 2 होता है। और टोटल डायमीटर बर्फ के साथ देखो कितना है, डी प्लस 2टी है, तो यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई डी प्लस 2टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डी प्लस 2टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये सुनो, अरे समझ रहे हो कि नहीं? दूसरा, अगर मैं बात करूं यहां पर, किसकी बात कर रहा हूं मैं? हाँ, उसी की बात कर रहा हूं जिसका तुम सोच रहे हो। ये तो आइस के साथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विद आइस कवरिंग। विदाउट आइस कवरिंग की बात करूं मैं, क्रॉस सेक्शन एरिया विदाउट आइस कवरिंग बराबर बिना किसी आइस कवरिंग के क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। कितना हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर बाई 4। शुभम मिश्रा, घर में कलेश, पोहा कारोबार में घाटा। पोहा कारोबार में घाटा कैसे हो सकता है भाई? तू जिस दिन एब्सेंट था तेरे को स्टार बना दिया था मैंने। मिश्रा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मालिक है तू। पोहा सेंटर तूने हैंडओवर कर दिया अपने घर में दूसरे लोगों को। थोड़ा ग्रो कर ब्रो, थिंक रिच। तो बिना किसी बर्फ के डी डायमीटर तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो मुझे तो केवल बर्फ का चाहिए, ओनली आइस कवरिंग। तो क्या करें? टोटल में से चालक का वॉल्यूम माइनस कर दो, मतलब एरिया माइनस कर दो। तो ये बर्फ का एरिया, ये कंडक्टर का एरिया, टोटल एरिया में से कंडक्टर का एरिया घटा दो, प्योर बर्फ का एरिया यहां पर आ जाएगा। ये शुद्ध बर्फ का एरिया है। लो भैया, ये शुद्ध बर्फ का एरिया आइस कवरिंग, पाई टी ब्रैकेट डी प्लस टी मीटर स्क्वायर। याद रखना, पाई टी, इसको सॉल्व करने पर ये आएगा पाई टी ब्रैकेट डी प्लस टी इंटू मीटर स्क्वायर। बिल्कुल आशीर्वाद, तुम मुझ पे विश्वास कर मिश्रा, मैं बराबर एकदम एलन मस्क के बराबर कर दूंगा तेरे को। पावर सिस्टम खत्म होने तक चिंता मत करो, तुम शेयर करते जाओ बस पावर सिस्टम को, है ना। आग की तरह फैला देना इसको मार्केट के अंदर। जितने भी दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है पावर सिस्टम कमजोर है, दिखाओ उनको वीडियो, सैंपल दिखाओ, 3-4 डेमो दिखाओ उनको, उसके बाद नंबर दे दो, वो खुद ब खुद जो है वो फोन कर लेंगे, मेरे को चिंता नहीं। तो ये बर्फ की कवरिंग आ गई। सर हमें तो वजन निकालना है, ये तो एरिया निकला है अभी तक। तो एरिया से वजन तक का सफर कैसे तय करेंगे? मैं बता चुका हूं। कब बता दिया? उस टॉपिक में। किस टॉपिक में? अरे वही टॉपिक जिसकी मैं बात कर रहा हूं। किस टॉपिक की बात करो? अरे 3 नंबर हेडिंग। अच्छा 3 नंबर हेडिंग में कहा?
3 नंबर हेडिंग के अंदर EHVAC के एडवांटेज में 2 नंबर एडवांटेज के अंदर वॉल्यूम जब निकाला था, सॉरी वजन जब निकाला था, तब मैंने एरिया इंटू लेंथ इंटू सिग्मा ये फॉर्मूला लिखा था और मैंने ये भी कहा था कि ये भविष्य में काम आएगा, याद रखना। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? बताओ मुझे जल्दी, बोलो रे, कहा था कि नहीं कहा था? कहा तो था। याद आ रहा है तन्ने कि नहीं आ रहा? बिल्कुल। याद भी है वैल्यू, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो वही चीज अपन यहां करने वाले हैं। गौर से देखना, एकदम गौर से देखना, एकदम हाला जल्दबाज नहीं बल जाए। इधर ही देखना, इस कोने में बर्फ बर्फ मत देखने लग जाना। इधर पता चला बर्फ देखने लग गए उधर, इधर आओ। हाँ यहाँ इस कोने में, इधर देखना है। हाँ तुम्हें ही कह रहा हूं, कहां देख रहे हो? उधर बाद में पी लेना चाहिए, इधर देखो। तो आइस कवरिंग का वैल्यू आ गया मीटर स्क्वायर में। अब देखना मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, पाई टी डी प्लस टी मीटर स्क्वायर। बाबा 1 मीटर से इसको मैं गुणा कर रहा हूं और 1 ही मीटर से मैं इसमें भाग दे रहा हूं। ऐसा क्यों किया? अभी पता चल जाएगा। ऐसा इसलिए किया कि मीटर स्क्वायर और मीटर कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को मैं वॉल्यूम लिख रहा हूं। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर बराबर मीटर क्यूब वॉल्यूम बटा 1 मीटर जो लिखा है इसको मैं यहां लिख देता हूं, पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ, समझे? 1 मीटर से गुणा करके वॉल्यूम बना दिया और 1 मीटर से भाग देके पर यूनिट लेंथ लिख दिया। मतलब यही फॉर्मूला वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ का बन गया। इससे क्या प्रूव करना चाहते हो? अभी आओ, अभी समझाते हैं। अज्यूम कर लो रो आई जो है वो आइस की डेंसिटी है? आयुष की डेंसिटी, आयुष की डेंसिटी नहीं, आइस की डेंसिटी है, आइस की डेंसिटी। बर्फ, बर्फ गोला जो खाते हो ना, बर्फ का चुस्की ऐसे करके, वो वाला। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी हो गया, रो आई आइस डेंसिटी का वैल्यू हो गया। अब देखो यहां पर ये तो आइस डेंसिटी की बात हो गई, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तुमने क्या निकाला है? तुमने वॉल्यूम निकाला। देखो वॉल्यूम निकाला है कितना, पाई टी ब्रैकेट डी प्लस टी मीटर क्यूब प्रति मीटर। सर मैंने वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ निकाला है। बस बाबा बस इतना ही करना था, डेंसिटी से इसको गुणा कर दो किलोग्राम पर मीटर क्यूब से। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये मीटर क्यूब से ये मीटर क्यूब कट जाएगा, उससे क्या होगा? किलोग्राम पर मीटर बचेगा। ओहो, हाँ हाँ यही करना था। क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा। वेट किसका आ जाएगा? पर यूनिट लेंथ का आ जाएगा। किसका आ जाएगा बाबा? पर यूनिट लेंथ का आ जाएगा। तो दिस इज डब्ल्यू आई, वेट ऑफ आइस इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम पर मीटर। बोले तो इधर आंसर इसी में ही क्यों निकाला सर? वो इसी में ही इसलिए निकाला क्योंकि चालक का भार भी किलोग्राम पर मीटर, यानी किलोग्राम पर मीटर के अंदर कंडक्टर का वेट लिया जाता है। इसीलिए चालक पर अगर बर्फ जम गई तो बर्फ का वजन भी किलोग्राम पर मीटर में लिया जाएगा, क्योंकि सेम यूनिट की चीजें आपस में जुड़ती हैं। दोनों वजन को आपस में जोड़ना पड़ेगा और जुड़ेगा तभी जब यूनिट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहां पर अपन ने इनकी यूनिट को कर दिया सेम। आगे चलें? चलेंगे बाबा, जल्दी बताओ, कम ऑन। समझा कि नहीं? समझ गई क्या पब्लिक? क्या बोलती है पब्लिक? क्लियर है? अरे बोलो रे, जल्दी से बोल दिया करो यार, मुझे सब्र आ जाए, मुझे चैन मिल जाए, मैं आगे बढ़ू, फिर मेरे दिल को करार आ जाए। गाना नहीं सुना, तू जो हंस दे, तू जो हंस दे बाहर आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए, वही वाली बात है। तो तू जो कह दे समझ आ गया, तो मेरे दिल को करार आ जाए, तो मैं अगले टॉपिक पे बढ़ा जाए फिर। समझ गए? क्या नाम है? मयूर राजभर। ओके। रमेश सिरवी, अनु भैया, अंकुर विवेक, धवल बिरदा, प्रीति, 1 नंबर, वाह शाबाश, 1 नंबर शाबाश। आगे चलते हैं। अब देखो क्या हुआ,
ये तो चालक पे बर्फ जमी। अब बर्फीले इलाकों में तो तुम्हें पता है ये हवा चलती है, तो हवा चलने लगी बहुत तेज, बहुत तेज हवा कैसे चली, बहुत तेज। तो ये 3 नंबर पे अपन अब निकालेंगे विंड लोडिंग, WIND, विंड लोडिंग, LOADING, विंड लोडिंग। चालक पर हवा का क्या असर पड़ा, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया, देखो बाबा WH से, किससे रिप्रेजेंट किया है, WH से। तो WH से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, तकनीकी हेल्पलाइन से बात हो रही है, 7959। तकनीकी हेल्पर से बात हो रही है, तो आप थोड़ा सा सब्र करें। विंड लोडिंग की मैं बात कर रहा था। अब हवा जब चलेगी तब तुम इमेजिन करो, मान लो कि ये कंडक्टर है, ठीक है, और जब हवा चलेगी इस तरफ से तो ये कंडक्टर ऐसा स्विंग करेगा, हाँ या ना, क्या कंडक्टर ऐसे स्विंग करता, कंडक्टर ऐसे स्विंग करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हवा जब इससे हिट करेगी तो इसको किस तरफ धकेलेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में धकेलेगी। और जब हवा इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में धकेलेगी तो क्या होगा, जब इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में धकेला जाएगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा, एक वेट लगेगा, तो हवा चलने लगी। कैसे चलने लगी, बोलो बताओ, हवा कैसे चलेगी, हवा चलने लगी बहुत तेज, नहीं बाबा हवा तेज नहीं चलेगी, मैं ठहरा रहा हवा चलने लगी, भाई मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी होता है, मैं ठहरा रहा हवा नहीं चलती। क्लास को बंद करना पड़ेगा 5 मिनट के लिए। हाँ तो मित्रों 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक है, आप सब लोग हल्के होके आ सकते हैं और चाय पीना चाहें तो चाय भी पी सकते हैं। 5 मिनट बाद तुरंत वापस आ जाना, तकनीकी जो सहायक है हमारे वो देख रहे हैं कुछ दिक्कत हो रही है, वो सही करके और वापस आपको अपडेट कर रहे हैं। 5 मिनट बाद तुरंत वापस आइएगा, फिर अपन बात करेंगे कि हवा कैसे चलने लगी थी, ठीक।